हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे और आशा करते हैं आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। देखिए, आपकी जो आगामी सीटेट की परीक्षा है उसमें बहुत ही कम वक्त बचा है, तो आपकी तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से चीज़ों को आपको कराएंगे, जिससे कि आपका सीटेट की जो एग्ज़ाम है बहुत ही आसान तरीके से आप उसको क्लियर कर लें। तो देखिए, जो कोहलबर्ग की थ्योरी है इसको डिटेल में तो हम अपनी क्लास में पढ़ा चुके हैं। तो डिटेल वाली क्लास अगर आपको देखनी है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। अगर आपने वो क्लास मिस भी कर दी है तो इस क्लास के माध्यम से बहुत ही शॉर्ट तरीके से एक ही क्लास में पूरा कोहलबर्ग का सिद्धांत को हम एक्सप्लेन कर देंगे। उसके अलावा जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है उन सभी को इतने अच्छे से आपको समझा देंगे कि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकेंगे। तो थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। तो देखेंगे जो कोहलबर्ग थे उनकी थ्योरी को देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी PYQ हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, लॉरेंस कोहलबर्ग। तो देखिए, इन्होंने क्या किया था। जो लॉरेंस कोहलबर्ग थे ये बेसिकली कहाँ के रहने वाले थे, ये अमेरिका के रहने वाले थे। ये कौन थे, मनोवैज्ञानिक थे। तो देखिए, इन्होंने जो थ्योरी विकसित की थी, किस पे विकसित की थी, नैतिकता और नैतिक तर्क पर थ्योरी अपनी दी थी। उन्होंने बताया था कि बच्चे नैतिकता और नैतिक तर्क कैसे विकसित करते हैं, कैसे अपने अंदर नैतिकता के गुण लाते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ पर उन्होंने क्या किया था, अपनी थ्योरी दी थी। इन्होंने अपने जो नैतिक विकास के स्तर हैं उनको बताया था। तो उन्होंने 3 स्तर दिए थे, नैतिक विकास के 3 स्तर दिए थे और प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण दिए थे। उन्होंने 3 स्तर दिए और प्रत्येक स्तर के 2-2 चरण दिए। तो 3 स्तर हो गए और प्रत्येक के 2-2 चरण हो गए। तो टोटल कितने हो गए, टोटल 6 हो गए। 6 चरण हो गए जिसको 6 स्टेप बोलते हैं। और स्तर कितने हो गए, लेवल थे 3। तो बहुत ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने कितने स्तर दिए थे। तो स्तर अगर पूछा जाए तो स्तर कितने थे, 3। स्तर कितने थे, 3। अगर आपसे कुल चरण पूछे जाए तो चरण कितने थे, चरण प्रत्येक के 2 चरण थे। तो इस प्रकार से कितने चरण हो गए, 6 चरण हो जाते हैं। ये दोनों ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो आगे देखेंगे, देखिए लास्ट तक बने रहेंगे। ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। क्लास जब आप पूरी कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद आपको खुद फील होगा कि कितनी ही बेहतर क्लास रही है और आप इस टॉपिक से रिलेटेड आप जितने भी क्वेश्चन होंगे उनको बहुत ही आसान तरीके से कर सके होंगे। तो देखिए, इसके बाद देखेंगे नैतिकता क्या होती है। तो नैतिकता वह गुण होती है जो हमें बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। हम कोई भी व्यवहार करते हैं तो वो व्यवहार क्या सही है या गलत है। तो हमको ये कैसे पता चलता है, ये हमको नैतिकता से पता चलता है। तो नैतिकता क्या है, एक प्रकार का गुण है जिसके द्वारा हम जानते हैं कि क्या कार्य सही है और क्या कार्य करना गलत है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, देखिए जो हिंज डिलेमा, इन्होंने एक स्टोरी दी थी जिससे सीटेट में क्वेश्चन आता ही आता है। तो हिंज डिलेमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आपको अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। देखिए, इसमें जो करेक्टर है उनके नाम भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसमें एक करेक्टर है, हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है, तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये इस करेक्टर पे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो देखिए इस स्टोरी को देखेंगे। देखिए इस स्टोरी में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप इसको देखते हैं डिटेल में। तो स्टार्ट करते हैं, स्टोरी क्या है। तो हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है, क्या होता है, हिंज नाम का एक व्यक्ति होता है। उसकी एक बीवी होती है, उसकी एक पत्नी होती है। तो उसकी पत्नी जो होती है, पत्नी उसकी बीमार होती है और वो बहुत ही ज़्यादा बीमार होने के कारण उसके पास बहुत ही कम वक्त बचा होता है। वो किसकी मौत की कगार पे होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो बीमार होती है। तो उसके इलाज के लिए केवल एक ही प्रकार की दवा उसको जीवित रख सकती है। ऐसा कौन, उसको डॉक्टर लोग बताते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि उसकी पत्नी को बचाने के लिए वो एक ही प्रकार की दवा उसके लिए बनी है, जो कि किसी एक ही व्यक्ति के पास है और उसने अभी अभी ही इन्वेंट उस दवा का किया है। तो उस दवा को पाने के लिए वो उस व्यक्ति के पास जाता है जिस व्यक्ति ने उस दवा का आविष्कार किया होता है। तो उस व्यक्ति के पास जब जाता है तो वो व्यक्ति बोलता है कि इस दवा को वो इतनी कम कीमत पे नहीं देगा, उस दवा की अच्छी खासी कीमत लेगा, क्योंकि उसकी पूरी जीवन भर की वो क्या है, कमाई है। उसने जीवन, यूरोप में एक महिला थी जो कि मौत के कगार पे थी। वो महिला कौन थी, हिंज की पत्नी थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि एक दवाई है जिससे शायद उसकी जान बच जाए। वो एक तरह का क्या था, रेडियम था। उसकी खोज उस शहर के एक फार्मासिस्ट ने उस दौरान की थी। दवाई बनाने का खर्चा बहुत था और दवाई बनाने वाला व्यक्ति अपनी दवा से 10 गुना अधिक पैसे मांग रहा था। और उस औरत का इलाज के लिए उसका पति जो हिंज था वो उन सबके पास गया जिन्हें जिन्हें वो जानता था। फिर भी वह केवल कुछ ही पैसे उधार ले सका, जो कि उस दाम के क्या थे, आधे थे। फिर उसने क्या किया,
उसने दवाई वाले से कहा कि उसकी पत्नी मरने वाली है, वह उसे उसको सस्ते में दे दे और वो उसके बाकी पैसे बाद में दे देगा। फिर भी दवाई वाले ने क्या किया, मना कर दिया कि वो ये दवा नहीं दे सकता है। दवाई वाले ने कहा कि मैंने ये दवा खोजी है, मैं इसे बेचकर पैसे कमाऊंगा। देखिए तब हिंज ने मजबूर होकर क्या किया, उसकी दुकान से दवा जो है चोरी कर ली। किसके लिए? अपनी पत्नी के लिए। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार की स्टोरी थी जिसमें हिंज ने क्या किया था, चोरी कर ली थी। तो देखिए जो स्टोरी है, इसी के बाद देखिए उसके बाद इन्होंने क्या किया, साक्षात्कार किया, इंटरव्यू लिया। जो बच्चों का था इंटरव्यू लिया, उससे उन्होंने क्वेश्चन पूछे इस स्टोरी पर आधारित। तो उन्होंने पहले स्टोरी सुनाई, उसके बाद क्वेश्चन क्या क्या पूछे, क्या हिंज को दवा चोरी कर लेनी चाहिए थी, क्या चोरी करना सही है या गलत है, और गलत है तो क्यों है, सही है तो क्यों सही है, क्या यह पति का कर्तव्य है कि वो अपनी पत्नी के लिए दवाई चोरी करके लाए, क्या दवाई बनाने वाले का हक है कि वो इतने पैसे मांगे। तो इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन। क्या कोई ऐसा कानून नहीं है जिससे दवाई की कीमत पर अंकुश लगाया जा सके, क्यों है और क्यों नहीं है। तो इसको उन्होंने इस प्रकार के सारे क्वेश्चन पूछे थे। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपना सिद्धांत दिया। देखिए उनके कुछ कॉन्सेप्ट थे, उनको देखेंगे। उन्होंने कुछ टर्म दिए थे वो जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, उन सभी को देखते हैं। तो उन्होंने पहले बताया नैतिक दुविधा या मॉरल डिलेमा क्या होता है। तो मॉरल डिलेमा क्या होता है, सही और गलत के बारे में डिसीजन लेना की जो प्रक्रिया शामिल होती है वो क्या होती है, नैतिक दुविधा या मोरल डिलेमा उसको बोलते हैं। अगला इन्होंने दिया नैतिक तर्कणा, जिसको बोलते हैं मोरल रीजनिंग। सही या गलत में किसी एक को चुनना, जैसे कि हिंज ने क्या किया था, चोरी को चुना था, ये क्या होगा, नैतिक तर्कणा हो जाता है। तो इस प्रकार से इन्होंने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। उसके बाद उनके सिद्धांत पे आ जाते हैं। इन्होंने कितने, 3 स्तर दिए थे और प्रत्येक के 2-2 चरण दिए थे। इस प्रकार से 3 स्तर थे और उसके कितने थे, 6 चरण थे। तो पहला स्तर को देखेंगे। पहला स्तर क्या था, देखिए बहुत ही शार्ट में बहुत ही आसान तरीके से इसको देख लेंगे। जो पहला स्तर था पूर्व परंपरागत या नैतिकता उसको बोलते हैं। देखिए इंग्लिश के टर्म जरूर याद रखेंगे, हिंदी के भले आपको याद ना हो, इंग्लिश के मस्ट है याद करना, क्योंकि हिंदी में कई प्रकार के अलग अलग नाम आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश में आपको प्री कन्वेंशियल स्टेज ही देखने को मिलेगा। तो एज इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कितने से कितने वर्ष के लिए थे, 4 से 10 वर्ष के लिए थे। इस आयु में जो बच्चों के फैसले होते हैं वो मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाओं और नियमों के तोड़ने के परिणामों में आकर बच्चे लेते हैं। तो देखिए उनका मानना होता है कि वयस्क जो मानक तय कर देते हैं, वयस्क ने अगर बोला है कि ये बात सही है तो यही बात सही होगी, ये बात गलत है तो ये बात गलत होगी, तो उनका ऐसा इस स्टेज में मानना होता है। तो इसके 2 चरण थे, उन दोनों चरणों को देखेंगे। तो पहला चरण है आज्ञाकारिता या सजा, जिसको पनिशमेंट या ओबीडेंस बोलते हैं। तो इंग्लिश का टर्म देखिए देखते चलेंगे और ध्यान रखेंगे। देखिए इस स्तर में क्या होता है, बच्चे की जो नैतिकता होती है, जो आज्ञाकारिता होती है, वो इस बात पे आधारित होती है कि अगर वो नैतिकता गलत तरीके से करेगा या नैतिकता वो अच्छे व्यवहार नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, उसको सज़ा मिलेगी। तो जो वयस्क जो मानक तय कर दिए हैं कि ऐसा करना गलत है, तो वो उसको गलत मानता है और वो इसलिए ऐसा व्यवहार करता है क्योंकि उसको डर होता है कि उसको इस प्रकार की सज़ा मिलेगी। जैसे उसने सोचा हिंज ने चोरी की है, तो बच्चों ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। देखिए अगला चरण देखेंगे। अगला चरण क्या था, अगला चरण था यांत्रिक सापेक्ष अभिविन्यास। तो इसमें क्या था, इसमें बच्चों का कहना था कि जैसे को तैसा व्यवहार होना चाहिए। देखिए अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जिस प्रकार का व्यवहार कर रहा है, आप बदले में उससे अपना बदला ले लेंगे और उसी प्रकार का व्यवहार करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, इंस्ट्रूमेंटल रिलेटिविज्म इंडिविजुअलिज्म। तो देखिए इंग्लिश का टर्म जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे। जो अगला स्तर है, तो देखिए एक स्तर के 2 चरण हो गए। अब जो अगला स्तर है, दूसरा स्तर, उसके चरणों को देखेंगे और पहले स्तर देखते हैं स्तर क्या है। तो उसको क्या, अगला जो चरण है क्या है, अगला जो स्तर है क्या है, रूढ़िगत नैतिकता और पारंपरिक नैतिकता। तो इसमें देखिए कितने से कितने वर्ष के लिए होती है, 10 वर्ष से 13 वर्ष के लिए होती है ये। इसको कॉन्वेंशियल स्टेज बोलते हैं। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इंग्लिश के टर्म जरूर याद रखेंगे। कॉन्वेंशियल स्टेज, तो इसमें क्या होता है, बच्चा जो होता है समाज के मानकों के आधार पर कार्य करता है। उसका जो निर्णय लेना होता है वो कैसे लेता है, समाज के अकॉर्डिंग लेगा कि समाज उसको क्या बोलेगा। तो इसके जो चरण है उनको देखेंगे। तो पहला चरण है अच्छा लड़का या अच्छा लड़की अभिविन्यास, गुड बॉय और बैड बॉय की इमेज। तो देखिए उसका ऐसा मानना होता है अगर वो अच्छा कार्य करेगा तो समाज उसको अच्छा बोलेगा, अगर वो अच्छे कार्य नहीं करेगा तो समाज उसको धिक्कार देगा। तो इस प्रकार से उसका सोचना होता है। सामाजिक अपेक्षाओं और भूमिकाओं पर खरा उतरने पर केंद्रित होता है। अच्छा होना, अनुरूपता पर जोर दिया जाता है। तो अगले चरण को देखेंगे। अगला चरण क्या है,
देखिए चौथा चरण क्या है, तो चौथे चरण का नाम है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। देखिए इंग्लिश का नाम बेसिकली आप मेनली याद रखेंगे। हिंदी में सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना या कानून और व्यवस्था उन्मुक्त इसको बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें मेनली बच्चा देखता है कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। वो कैसे बनेगी, नियमों का पालन करके। तो बेसिकली इसमें फोकस किया जाता है कि नियमों का पालन करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था उससे क्या होती है, बनी रहती है। आगे देखेंगे जो अगला स्तर है, तो हमने 2 स्तर देख लिए हैं, दोनों के 2 चरण देख लिए। तो इस प्रकार से हम 4 चरण देख चुके हैं। तो तीसरा स्तर देखेंगे, फिर उसके 2 चरण देखेंगे। तो तीसरा स्तर क्या है, तीसरा स्तर है उत्तर परंपरागत नैतिकता, पोस्ट कॉन्वेंशियल स्टेज। तो ये जो होती है 13 वर्ष से 14 वर्ष के लिए होती है। तो पहली जो स्टेज था, जो पहला स्तर था, वो कितने से कितने था, 4 से 10 वर्ष के लिए। दूसरा कितने से कितने था, 11 से 13 वर्ष के लिए। और तीसरा कितने से कितने हैं, 13 से 16 वर्ष के लिए। तो इसमें बच्चा क्या करता है, इसमें बच्चा खुद से डिसीजन लेता है, ना कि समाज के जरिए कि समाज क्या सही है, क्या समाज किसको सही कहता है या किसको समाज क्या कहता है, गलत कहता है। तो इसके 2 चरण हैं, उन दोनों चरणों को देखेंगे। तो पहला चरण क्या है, सामाजिक अनुबंधन व्यक्तिगत आधार। तो इसमें देखिए क्या है, कानून के नियम महत्वपूर्ण होते हैं। बच्चों का ऐसा मानना होता है कि इस स्टेज में कि कानून के जो नियम होते हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन नियम लोगों के भले के लिए होते हैं। यदि उससे किसी का नुकसान हो रहा है तो नियम क्या करना चाहिए, तोड़ देना चाहिए, क्योंकि नियम हमारे लिए बने होते हैं, ना कि हम नियम के लिए। तो इस प्रकार से ऐसी उनकी भावना होती है। देखिए जो छठा चरण है, छठा और लास्ट चरण है, उसको क्या है, उसको बोलते हैं सार्वभौतिक नैतिक सिद्धांत उन्मुक्ता। इसमें क्या होता है, बेसिकली बच्चा जो ये सिद्धांत जो छठा चरण होता है, ये अमूर्त चिंतन पर या अमूर्त तर्क पर क्या होता है, आधारित होता है। इसमें बच्चे क्या होते हैं, इसमें जो किशोर होते हैं, जो बाल्यावस्था के बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों के विचारों से नहीं बल्कि खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करते हैं। वो खुद से रूल बनाते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं क्या सही है और क्या गलत है। तो जितने चरण हैं, जितने स्टेप में सभी को देख लिया। तो मेनली कितने, 3 स्तर हैं और 6 चरण हैं। तो इसके बाद हम देखेंगे सभी क्वेश्चन को। देखिए थ्योरी हमने पूरी कंप्लीट कर ली है, उसके बाद हम अपने क्वेश्चनों को उनके अकॉर्डिंग करेंगे। देखिए बहुत ही आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को आप देखिए कैसे। तो पहला देखिए क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के विचार के कितने स्तर थे। उन्होंने कितने स्तर दिए थे, आपको कितनी बार बताया गया, कितने स्तर दिए गए थे, 3 स्तर थे। 3 स्तर थे और 6 चरण थे, लेकिन आपके यहाँ पे क्या पूछा गया, स्तर पूछा गया। तो स्तर कितने थे, स्तर 3 थे। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों के द्वारा निर्धारित होती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, पूर्व पारंपरिक अवस्था। देखिए क्यों ऐसा था, क्योंकि जो उसमें बेसिकली बच्चों के अंदर नैतिकता आती थी वो वयस्कों के मानकों के आधार पे आती थी। तो कैसे, बाह्य वो कारक थे। तो अगला बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार सही या गलत के प्रश्नों के बारे में निर्णय लेने में जो चिंतन होता है वो प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो उस प्रक्रिया को ऑप्शन नंबर ए सही कहते हैं, क्या कहते हैं, नैतिक तर्कणा उसको बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अंतर्निहित संभावित दंड भावना। देखिए पूर्व परंपरागत जो स्तर था उसके अंतर्गत क्या आता था, बच्चे के अंदर दंड का क्या होता था, डर होता था, इसीलिए वो क्या करता था, वो नैतिकता दिखाता था। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किस चरण में नैतिक चिंतन शुरुआती, देखिए शुरुआती यहाँ पर क्या है, मेन वर्ड है, शुरुआती सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर आधारित होता है। तो शुरुआती देखिए पूछा गया है, अगर शुरुआती ना पूछा जाता, अगर केवल सामाजिक परिप्रेक्ष्य होता तब तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता, लेकिन यहाँ पे शुरुआती पूछा गया है तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए पूर्व परंपरागत सही हो जाएगा। ऐसा क्यों, क्योंकि बच्चे क्या आते हैं, वयस्कों के मानकों के आधार पर पूर्व पारंपरिक चरण से ही स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने में वो अपना ही लाभ देखते हैं। तो अपना लाभ वो किस में देखते हैं, वो पहले स्तर के दूसरे चरण में देखते हैं। वो क्या देखते हैं, जैसे को तैसा, उसमें क्या होता है, टिट फॉर टिट। तो देखिए उसमें बच्चा क्या देखता है
कि वो अगर कोई व्यक्ति उसके साथ जैसा व्यवहार कर रहा है वो बदले में उसके साथ वैसा ही व्यवहार करता है, तो वो उसमें खुद का व्यक्तिगत फायदा देखता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कौन सा सिद्धांत नैतिक शिक्षा को बच्चे के पालन पोषण की प्रथाओं से जोड़ता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। अगले क्वेश्चन पे, तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? अन्नू का तर्क है केवल समाज ही तय कर सकता है कि क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार ये उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? तो ये जो चरण है, क्या आज्ञा पालन दंड अभिविन्यास को दर्शाता है? तो ये गलत हो जाएगा, इसको नहीं दर्शाता है। अगले ऑप्शन देखेंगे, अच्छा लड़की या अच्छा लड़का का अभिविन्यास, ये नहीं होगा। अधिकारिता या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अधिकारिता या सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, अगला, निम्नलिखित में से किस स्तर पर निर्णय केवल व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और धारणाओं पर आधारित होता है? तो ऐसा किसमें होता है? ऐसा पहले स्तर में होता है। पहले स्तर का नाम क्या था? पूर्व पारंपरिक स्तर, प्री कॉन्वेंशियल स्टेज। तो इसमें बच्चा बदले के अंदर बच्चे की भावना होती है, वो व्यक्तिगत अपने स्वयं के लाभ को देखता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 7 से 8 वर्षीय जो बच्चे होते हैं उनके अंदर नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? तो 7 से 8 साल की जो स्टेज होती है वो कौन सी? वो पहली स्टेज होती है जिसको बोलते हैं पूर्व पारंपरिक स्तर, उसको बोलते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज बोलते हैं। तो इसमें बच्चा क्या होता है? इसमें बच्चा दंड की वजह से नैतिकता दिखाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दंड और आज्ञा पालन। तो आज्ञा पालन क्यों करता है? क्योंकि उसको लगता है अगर वो गलत कार्य करेगा तो उसको सजा या दंड मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है? तो मूर्त नहीं है, उद्योग बनाम अधीनता नहीं है, प्रस्फुति नहीं है। तो इसका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो 13वां क्वेश्चन क्या है? कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है? तो इसमें बताएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए क्या है? उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक विकास के बीच में एक सहयोग का समर्थन किया। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। देखिए, बाकी देख लेते हैं कौन कौन से दिए। तो ऑप्शन नंबर दिया, इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं, गलत है। ये नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, ये भी गलत है। उनका विश्वास था कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, तो गलत है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उनके सिद्धांत और संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक विकास के बीच एक सहयोग समर्थन किया, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं। तो क्या प्रस्तुत किए हैं? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? तो नैतिकता के अनुपस्थिति को किसमें सही से सूचित करता है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पहले स्तर में। पहले स्तर में क्या करते हैं? नैतिकता की अनुपस्थित होती है, क्योंकि वहाँ पर केवल वयस्कों के मानकों के आधार पर कार्य किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, तो अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन क्या है? कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है? तो कोई शिक्षक है वो बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करेगा? धार्मिक शिक्षा का महत्व देकर, तो ये गलत हो जाएगा। व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, तो गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे और कौन कौन से ऑप्शन दिए हैं। यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं, तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए। तो कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किए? तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, जो 18वां क्वेश्चन है, लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं? तो देखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपने और दूसरों की ज़रूरतों के सापेक्ष में बताना है। तो इसमें टिट फॉर टैट हो जाएगा, जैसे को तैसा। तो देखिए, इसमें ये किस में था? तो ये पहले जो पहला स्तर था उसके दूसरे चरण में था। दूसरा चरण इसमें कहाँ पे दिया है? अनुपालन और दंड अभिविन्यास, तो गलत हो जाएगा।
अच्छा है लड़का या लड़की अभिविन्यास गलत हो जाएगा, कानून व्यवस्था अभिविन्यास गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, यांत्रिक सापेक्षिक अभिविन्यास। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो 19वां है, क्या है, कोहलबर्ग का जो सिद्धांत है वो किस विकास से संबंधित है? क्या भाषा विकास से संबंधित है? गलत है। और ऑप्शन देखेंगे अगले कौन कौन से इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए अगला सामाजिक विकास से गलत है, नैतिक विकास से सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही है, नैतिक विकास से संबंधित है, शारीरिक विकास से भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। तो देखिए अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। तो ये हमको कथन दिया हुआ है, ऊपर क्या हुआ है, हमें कथन दिया हुआ है, ये फिर उसका रीजन दिया हुआ है। तो हमको बताना है कथन पढ़ के क्या ये नीचे इसका रीजन जो दिया है वो सही दिया है या नहीं दिया है। तो ऑप्शन नंबर 20वां क्वेश्चन नंबर 20वां क्या है, तो कथन है लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों के कार्यों को उनके परिणामों के आधार पर अच्छा या बुरा समझने से इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नम्य है और उन्हें बदला जा सकता है। तो हमको बताना है तो इसका रीजन क्या दिया कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो बिल्कुल ही सही है, जो पहला जो स्टेटमेंट दिया है उसका जो रीजन दिया है बिल्कुल ही सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों ही सत्य हैं और आर एक ही क्या करता है, व्याख्या करता है। तो इसमें देखिए मेनली क्या था, तो कानून और जो नियम होते हैं वो नम्य होते हैं, वो समय समय पे क्या बदले जा सकते हैं। तो देखिए इसका जो रीज़न है, जो नैतिक विकास होता है चरणों में ही होता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर सही हो जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 21 है, हेंज की दुविधा को पेश किए जाने पर अरुणिमा तर्क देती है। अरुणिमा क्या तर्क देती है, कानून इन परिस्थितियों के लिए स्थापित नहीं किया गया था, इस स्थिति में दवा लेना वास्तव में सही नहीं है लेकिन ये उचित है। तो जो कोहलबर्ग थे उनके अनुसार अरुणिमा का जो नैतिक विकास है की अवस्था है वो किसके अंतर्गत आती है। तो देखिए किसके अंतर्गत आती है, तो उसके अनुसार तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, यांत्रिक उद्देश्य व अभिविन्यास तो गलत हो गया। अगला ऑप्शन है सामाजिक सरोकार या विवेक, ये भी गलत हो जाएगा। नैतिकता, विरोधाभास या व्यक्तिगत अधिकार, लोकतांत्रिक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी 20 गलत हो जाएगा, नैतिक दंड और उन्मुक्ता ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, नैतिकता का विरोधाभास, व्यक्तिगत अधिकार और लोकतांत्रिक। तो इस प्रकार से जितने भी क्वेश्चन है उनको हमने देख लिया। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। तो हमारी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो हमारी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी दबा दें।